हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लिनिकल केस अबाउट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट पेन। कोई पेशेंट है, अगर वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट पेन लेकर के आता है, तो हम लोग उसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे, किस तरह से उस केस को देखेंगे। तो एक तरह से ये मेडिकल रेफरेंस गाइड है। तो सबसे पहले एक पेशेंट अगर आता है, तो हम लोग को सबसे पहले उससे पूछना पड़ेगा कि उसका जो नेचर, पहले इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें इंटरफेरेंजियल जॉइंट के बारे में, तो इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या होता है? तो जैसे मान लेते हैं हमारे ये फिंगर है, हैंड के फिंगर है। तो ये जो हैंड के फिंगर है, जैसे कि ये, और फिर ये हो गया आपका इधर थंब, ठीक है? तो अब इसके बीच में जो ये जो लाइनें होती है, जिस जगह हम लोग देखते हैं ऐसा करके लाइन, यहाँ पे तो एक ही होती है, यहाँ पे 2-2 लाइन से होती है। तो दिस शो द इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट को शो करता है। यहाँ पे आपका डिजिटल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं टीआईजे। और यहाँ पे होता है आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, पीआईजे। तो टीआईजे, पीआईजे, ठीक है? प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये शरीर के मिडिल पार्ट के करीब है, सामने है इसलिए नियर है। और जितना दूर रहेगा हमारे बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ में, उतना ज़्यादा ही हम लोग डिजिटल वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये होता है। अब अगर हम लोग इसका देखें कि किस तरह से इसको पहचानना है, किस तरह से डायग्नोज़ करना है, तो मान लेते हैं कि एक पेशेंट आता है और पेशेंट आकर के बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है। अब पेन अगर हो रहा है, उस जगह में पेन हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये पेन जो है, ये पेन का नेचर क्या है? पेन का नेचर यानी वो मतलब विथ एक्टिविटी, काम करने के साथ-साथ बढ़ता है या फिर कमता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ऐसा वर्क जो काम करने के साथ बढ़ता हो, वर्सन विथ यूज़, लेकिन उसको आराम भी होता हो रेस्ट के साथ। तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या करता है? सजेस्ट करता है। ठीक है? इसको हम लोग मैकेनिकल पेन बोलते हैं। मैकेनिकल पेन मतलब जो मैकेनिकल चीज़ों के साथ एक्टिविटी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। उसी तरह से अगर हम लोग इन्फ्लेमेटरी पेन के बारे में बात करें, इन्फ्लेमेटरी पेन मतलब जो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हो। ये इसका काम क्या है कि ये वर्सन इन द मॉर्निंग, जो सवेरे के टाइम में बहुत ज़्यादा वर्सन होता है, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब आप जब काम नहीं करते हो, आप जब रेस्ट में रहते हो, आप जब बैठे रहते हो, तब ये जो पेन होता है, जैसे मॉर्निंग में क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग सो के उठते हैं, तो इसलिए इसका दर्द सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग रेस्ट में रहते हैं। तो उस टाइम में इसका पेन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? या इनएक्टिविटी होने के बाद हम लोग बैठ गए, बहुत देर तक बैठ गए कहीं, तो उसके बाद हम लोग उठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। लेकिन ये इम्प्रूव करता है किसके साथ? मोशन के साथ। जैसे कि ये पहले वाला क्या था, ये वर्सन होता है विथ यूज़ के साथ। दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट है। इन्फ्लेमेटरी पेन और मैकेनिकल पेन दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट है। तो इस ये क्या सजेस्ट करता है हम लोग को? ये हम लोग को सजेस्ट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सॉरी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, और सोरियाटिक आर्थराइटिस, पीएसए। ठीक है? ये दोनों सजेस्ट करता है। दोनों ही इन्फ्लेमेटरी पेन के अंदर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है स्टिफनेस। अब हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि आपका जो स्टिफनेस, मतलब जो मूवमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, या जो दर्द आपको हो रहा है, वो कितना देर तक हो रहा है? तो कोई पेशेंट बोल सकता है कि हाँ 15 मिनट हो रहा है, कोई बोल सकता है 20 मिनट हो रहा है, कोई बोल सकता है कि मोर देन 1 आवर्स हो रहा है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि स्टिफनेस जो है 30 मिनट से कम रह रहा है, स्टिफनेस जो है वो 30 मिनट से कम रह रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। क्या है? नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। जबकि अगर प्रोलॉन्ग बोला जाए, प्रोलॉन्ग मतलब जो कि बहुत लंबे समय तक है, जैसे कि 1 घंटा से ऊपर तक ये दर्द कर रहा है, स्टिफनेस देखने को मिल रहा है, तो ये हॉलमार्क, ये सिचुएशन, ये कंडीशंस है या इंडिकेशंस है किसका? इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का, इन्फ्लेमेशन का। जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो ये स्टिफनेस हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पूछेंगे कि पैटर्न कैसा है, या फिर देख भी सकते हैं पैटर्न कैसा है। तो अगर हम लोग देखेंगे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अगर है, डीआईपी जॉइंट अगर है, तो मेनली डीआईपी जॉइंट अगर इन्वॉल्व होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, डिस्टल वाला जो पार्ट है, डिस्टल मतलब जो दूर वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, उसमें ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है? और इसमें जब इन्वॉल्व करेगा, तो इसमें ना एक नोड्स बनता है, जिसको बोलते हैं हिवर्डेंस नोड्स। क्या बोलेंगे? हिवर्डेंस नोड। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है।
और साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा किसमें, सोरियाटिक अर्थराइटिस में। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा भी तो बहुत रेयर है ये। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर आता है पेशेंट और उसका क्या देखने को मिलेगा कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे ज़्यादा पेन है, वहाँ स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, तब बोल स सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है। आपको वो क्लिनिकली कोरिलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या कौन-सा है, इसमें से सबसे मिला करके। और रियरली कभी-कभी रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट अगर है प्रॉक्सिमल वाला, तो इसमें ना बुचार्ड नोड बनेगा। बुचार्ड नोड बनेगा तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिल सकता है, आर्मी भी मिल सकता है और पीएसए में। मतलब देखा जाए तो ये जो हम लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये किसी भी फिंगर में हो सकता है और किसी भी डिजीज में हो सकता है, तीनों में ही हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए पहले का 2 पॉइंट और आने वाले जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। सिमेट्री, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री लेकिन सिमिलर्स नहीं होते हैं। आर्य जो होता है सिमेट्रिकल होते हैं। आर्य मतलब इधर का पैर अगर लेफ्ट राइट का भी हाथ अगर इन्वॉल्व है तो राइट का भी इन्वॉल्व रहेगा। लेफ्ट का पैर अगर इन्वॉल्व है तो राइट का भी होगा। ये पूरा सिमेट्रिकल रहेगा, जो इधर पे रहेगा सेम इधर पे भी वही रहेगा। बट इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड पीएसए, पसोरियाटिक अर्थराइटिस, इट इज असिमेट्रिकल, ये असिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि पीएसए और आरए को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो पीएसए में क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगा, लेकिन इसमें सिमेट्रिकल नहीं होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा। उस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएट फिजिकल फाइंडिंग। अब उससे और भी कुछ-कुछ पूछ सकते हैं कि क्या-क्या और आपको प्रॉब्लम है, क्या देखने को मिल रहा है। तो बोनी इन्लार्जमेंट अगर नोड्स देखने को मिल रहा है, मेनली नोड्स जो देखने को मिलता है, आप फिंगर है इस तरह से फूल गया है, इस तरह से फूल गया है ये इनमें। तो हम लोग मेनली ये बोलते हैं कि बोनी इन्लार्जमेंट जो रहता है, जो नोड्स, वो हम लोग को ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलता है। बॉगी, सॉफ्ट फीलिंग अगर देखने को मिलता है साइनोवाइटिस, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई जॉइंट में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड होता है और वहाँ पे अगर सॉफ्ट टिश्यू फूल जाता है, मतलब साइनोवियल फ्लूइड जो है मेम्ब्रेन उसका अगर ये हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एरिथेमा या वॉर्म। अब यहाँ पे देखना है लाल हुआ है या गर्म है कि नहीं वो जगह। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे, हम लोग जानते हैं ना कि इन्फ्लेमेशन का कुछ साइन था, जैसे कि स्वेलिंग होता है, रूबोर होता है, ट्यूमर होता है, इस तरह से वो चीज़ अगर फूला हो, वो जगह अगर गरम हो, उस जगह लाल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेमेशन का साइन है, एक्टिव इन्फ्लेमेशन का साइन, मतलब ये इन्फ्लेमेशन अभी भी प्रेज़ेंट है। ये गाउट में भी हो सकता है, सेप्टिक अर्थराइटिस में भी हो सकता है और रूमेटॉइड फ्लेयर भी हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फ्लेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिफ़ॉर्मिटीज़। डिफ़ॉर्मिटीज़ में देख सकते हैं स्वैन नेक हो सकता है, कॉटिनिया डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकता है, जो कि एडवांस्ड आरए में देखने को मिलता है, मतलब रिमोटॉइड आर्थराइटिस का जो एडवांस स्टेज होता है उसमें देखने को मिलता है। लैटरल डेविएशन अगर है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ये अलग-अलग तरह का डिफ़ॉर्मिटीज़ है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो सोरियाटिक स्किन प्लेग अगर होगा तो हम लोग सोरियासिस के बारे में सोचेंगे, सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में सोचेंगे। अगर नील पिटिंग हो रहा है, ऑन्कोलाइसिस हो रहा है तो हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में सोचेंगे और रिमेटॉइड अगर नोड्यूल्स है तो हम लोग रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में सोचेंगे। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसको एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइंग पैथोलॉजी। अंडरलाइंग पैथोलॉजी कि यहाँ पे क्या-क्या पैथोलॉजी यहाँ प्रेज़ेंट हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस देखें तो यहाँ पे क्या होता है, डिजेनरेटिव डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि वो जो जॉइंट है उसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है। मेनली ये एजिंग में होता है, बहुत ज़्यादा एज हो जाने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा वेट बियर करने के बाद, इस तरह का कंडीशन में देखने को मिलता है जहाँ पे लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाता है। क जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है ना उसका लॉस होने लगता है। सबकॉन्ट्रल बोन रिमॉडलिंग होता है, जो उसका जो सबकॉन्ट्रल बोन जो होता है उसका रिमॉडलिंग होता है और ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग जब एक्स-रे करेंगे तो इसमें ये हम लोग को देखने को मिलेगा। एक्स-रे करेंगे जॉइंट का तो इसमें हम लोग को ये साफ-साफ देखने को मिलेगा। पैथोलॉजी क्या है? तो कार्टिलेज फिब्रिलेशन, यहाँ पे बोला है कि एवोल्यूशन ऑफ द अंडरलाइन बोन एंड मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलता है। मिनिमल साइनोवियल इन्फ्लेमेशन इनिशियली थ्रू सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन कैन ऑकर। यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमल साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होता है शुरू में, बाद में ये बढ़ के ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस आरए, मैकेनिक, क्रॉनिक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज टारगेटिंग द साइनोवियम। इसमें क्या होता है कि जो ये ना रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरह का ये ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जो कि साइनोवियम को क्या करता है, टारगेट करता है। इसका पैथोलॉजी क्या है? तो साइनोवियल में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैनस फॉर्मेशन होता है।
इन्फ्लेमेटरी सेल जो फ़िल्ट्रेशन होता है, जैसे कि टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेज यहाँ पे आते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ये सब आना ही है। और एंजाइम कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि हर तरह का जो एंजाइम है, मतलब जो कार्टिलेज है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है किससे? एंजाइम के हेल्प से। मार्जिनल बोन इरोजन, जो बोन का जो मार्जिन होता है उसका इरोजन होने लगता है। तो ये सब एक्सरे में हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट सोरियाटिक आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिक एसोसिएशन है सोरियासिस के साथ। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको कोई एक पेशेंट को सोरियासिस हो गया, वो बहुत लंबे समय से है, वो बोन में आ गया, तो वो सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है। या फिर उसको बहुत लंबे समय से और वो कुछ मेडिसिन खा कर के उसको सप्रेस कर दिया, तब भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इंथे एंथेस्टाइटिस होता है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ टेंडन व लिगामेंट होता है। इंसर्शन इनटू बोन, जो कि बोन मतलब ऐसा जगह जहाँ पे टेंडन या लिगामेंट क्या होता है उस बोन में इंसर्ट करता है, उस साइट में इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथेसाइटिस। ये एक प्राइमरी फीचर है जो कि साइनोवाइटिस के साथ होता है। कैन लीड टू डिस्टिंक्टिव बोन्स प्रोफाइल रिलेटिव एंड इरोजन। इससे क्या होता है कि बोन का प्रोलाइफरेशन होता है, इरोजन होने लगता है, जिसको बोलते हैं पेंसिलिन कम डिफॉर्मिटीज। एक डिफॉर्मिटी का नाम है पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी, वो सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच कर सकते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। ब्लड टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसको जान सकते हैं। जैसे कि पहले ईएसआर करेंगे, ईएसआर में क्या होगा, अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, जिसमें आरए, पीएसए हो सकता है और ओए में ये बढ़ता नहीं है। सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये भी आरए, पीएसए में बढ़ा रहता है और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन को दिखाता है। नेक्स्ट है रिमेटॉइड फैक्टर। रिमेटॉइड फैक्टर आरएफ अगर देखें तो पॉजिटिव आता है, 70 से 80% पेशेंट में ये पॉजिटिव आता है, लेकिन हम लोग रिमेटॉइड फैक्टर जो होता है स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब ये है आरए, मतलब रिमेटॉइड फैक्टर है, मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को दिखाएगा ऐसा। ये सब तीनों ही मतलब ये नहीं है, बोला जा सकता है कि कंफर्मेटरी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, एक डायरेक्शन दे सकता है। एंटी सिस्मिक एंटीबॉडीज, ये होता है बहुत स्पेसिफिक। अगर आपको कंफर्म करना है तो आरए के लिए आप एंटी सिस्मिक एंटीबॉडी कर सकते हैं, जो कि इरोसिव डिजीज के लिए इंडिकेटर, प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर का तरह काम करता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो गाउट के लिए हम लोग बोल सकते हैं। रेडियोलॉजिकल अगर एक्स-रे करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जॉइंट स्पेस नैरो हो जाएगा। ऑफ़न असिमेट्रिक हो सकता है, एक जॉइंट ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, एक जॉइंट कम अफेक्ट हो सकता है। और सबकॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस हो जाएगा, मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स होगा, टॉप कंट्रोल सिस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया हो जाएगा, यूनिफॉर्म जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाएगा, मतलब जो नैरोइंग जो होगा यूनिफॉर्मली होगा। मार्जिनल बोन इरोजन हो जाएगा, अगर इरोजन हो रहा है मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सोच सकते हैं, और दोनों बोन जो है ना इक्वली मतलब नैरोइंग होगा उसका जो जॉइंट। और सोरियाटिक आर्थराइटिस ये असिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस के जैसे ही। इसमें क्या होगा, इरोजन भी होगा, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब दोनों का ही यहाँ पे जो है सिम्पटम प्रेज़ेंट रहेगा। प्रोलाइफरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीवियर डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू पेंसिल इन कर्व डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगा, एंकाइलोसिस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एडवांस इमेजिंग, अगर इससे हम लोग को नहीं पता चल रहा है तो अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग को साइनोवाइटिस व साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज़ पावर डिफरेंस सिग्नल्स हम लोग देख सकते हैं। अगर एक्स-रे में मतलब हम लोग नहीं पकड़ में आए तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर गाइडेड जॉइंट एस्पिरेशन करना है तो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। एमआरआई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव मोडालिटी फॉर डिटेक्टिंग द अर्ली इरोज़न, बहुत जल्दी इरोज़न मतलब अर्ली इरोज़न है, तो वो ना हम लोग को एक्स-रे में पता नहीं चलेगा, उसके लिए हम लोग एमआरआई कर सकते हैं। कोई बोन मैरो एडिमा है, ऑस्टियाइटिस बोलते हैं, या साइनोवाइटिस, ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा यूजुअली रिज़र्व फॉर द कॉम्प्लेक्स केस, जनरली ये रिज़र्व किया जाता है कॉम्प्लेक्स केस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हाँ, व्हेन अर्ली आरए इज़ सस्पेक्टेड बट प्लेन फिल्म इज़ नॉर्मल। प्लेन फिल्म मतलब एक्स-रे अगर नॉर्मल होता है तब हम लोग अर्ली आरए को देख सकते हैं, मतलब अर्ली सिचुएशन के लिए एमआरआई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही हो गया हम लोग का जो इम्पोर्टेंट इंटरफेरेंस जॉइंट के बारे में जो था। तो इंटरफेरेंस जॉइंट में अगर इन्वॉल्व करता है तो मेनली हम लोग इसको ये कर सकते हैं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बोल सकते हैं, लेकिन सोरियाटिक आर्थराइटिस भी कहीं हो सकता है, लेकिन बड़े-बड़े जॉइंट जैसे कि हम लोग का एल्बो जॉइंट तो नहीं, जैसे मिड गिरी जॉइंट है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, मेनली नी जॉइंट। इसमें अगर इफ़ेक्ट करता है तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही केस है।
ठीक है? फिर भी हम लोग क्लिनिकली उसको डायग्नोज़ करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग देखें क्लिनिकल केस स्टडी अबाउट द इंटरफेरेंशियल जॉइंट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक में के साथ। थैंक यू।